सुप्रभात सभी को। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ था 4 प्रमुख महाजनपदों के बारे में। जनपद जो छोटे छोटे बहुत सारे जनपद थे, कबीलों से मिलकर जनपद बनता था और जनपद से मिलकर बनता था महाजनपद। तो जो छोटे छोटे जनपद थे उनसे मिलकर जो महाजनपद बने वो थे 16। ठीक है, 600 BC से लेकर 300 एना डोमिनी के मध्य में, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? बौद्ध ग्रंथ जो कि अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ जो कि भगवती सूत्र है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में प्रमुख थे 4 महाजनपद। 4 महाजनपदों में चेदी, अवंती, मगध और काशी। चेदी अर्थात बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, जिसके प्रमुख राजा थे शिशुपाल, और इनकी एक और शाखा थी चेदी साम्राज्य की, वो उड़ीसा में कलिंग में कौन सी थी? कलिंग शाखा, जिसमें प्रमुख शासक थे खारवेल। ठीक है, अवंती जिनकी 2 राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। उत्तरी राजधानी थी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी थी इनकी महिष्मती। इसमें जो प्रमुख शासक हुए वो हुए चंडप्रद्योत और नंदीवर्मन। चंडप्रद्योत के बारे में मैंने बताया था कि इन्हें पांडु रोग हो गया था, और पांडु रोग का अर्थ है कि जो ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित बीमारी होती है उन्हें पांडु रोग कहा जाता है, या पीलिया, या हम बात करें एनीमिया, इस तरह की जो बीमारी होती है ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित उन्हें पांडु रोग कहा जाता है। ठीक है, तो पांडु रोग से ग्रसित हुए चंडप्रद्योत, तो उनके इलाज के लिए इन्हीं के समकालीन मगध के राजा थे हर्ण्यक वंश के, जिनका नाम था बिंबिसार। उन्होंने अपना राज्यवैद्य जीवक इनके लिए इलाज के लिए भेजा था और ठीक हो गए थे। ठीक है, चंडप्रद्योत। और नंदीवर्मन थे, तो उन पर आक्रमण किया था किसने? शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने, जिसके कारण अवंती के हार हुई और अवंती का विलय हुआ था मगध में। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, जो अवंती वाला क्षेत्र है वो मालवा वाला क्षेत्र कहलाएगा। चेदी अर्थात बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। मगध अर्थात कहलाता है पाटलिपुत्र, या हम कहें वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार वाला क्षेत्र। काशी अर्थात बनारस। ठीक है, मगध में हर्ण्यक वंश हुए। हर्ण्यक वंश में जो प्रमुख हुए थे वो थे बिंबिसार और दूसरे थे अजातशत्रु, जिन्होंने पाटलिपुत्र किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, अवंती को उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता था, इसलिए इसका एक नाम था अवंती का अच्युतगामी। ठीक है, इसका अर्थ ये है, अच्युत मतलब होता है जो मूव ना हो, मतलब अटल, और गामी मतलब गमन करने वाला। तो सामान्यतः इसे मन से जोड़ा जाता है कि मन होता है वो काफ़ी चलायमान होता है, विचलित होने वाला होता है। तो बौद्ध ग्रंथों में अवंती को अच्युतगामी की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ था कि जहाँ पर मन को एकाग्र करने वाला या मन को अटल रखने वाली साधना की जाती हो, इसलिए इसको अच्युतगामी कहा जाता था। ठीक है, मगध अर्थात यहाँ पे जो शासक हुए वो बिंबिसार, और शिशुनाग वंश के जो थे शिशुनाग, उन्होंने नंदीवर्मन को हराकर अवंती का मगध में विलय कर लिया था। या हम कह सकते हैं अब अवंती की जगह संपूर्ण क्षेत्र पर मगध का शासन हो गया था। ठीक है, और था काशी अर्थात बनारस। काशी का उल्लेख नहीं है। हमने देखा था कि मगध में जब आगे आता है नंदवंश, नंदवंश में महापद्मानंद और धनानंद थे। धनानंद अंतिम शासक हुए। उन्हीं के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब के राजा पोरस थे, उन्हीं के साथ 326 BC में हाइडेस्पिसीज, जो कि एक नदी का नाम है, उसके तट पर एक युद्ध लड़ा गया जिसमें राजा पोरस की हार हुई थी। ठीक है, तो इसी के कारण से नंदवंश भी कमजोर पड़ गया था, और इसी समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को हराया और नए वंश की स्थापना हुई, जिसे कहा गया मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश अर्थात जिनकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं मौर्य काल। महाजनपद काल में जो प्रमुख रहा मौर्य काल। मौर्य काल अर्थात इसकी संस्थापना जो की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसका समय काल देखें तो 322 BC से लेकर 185 BC तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम शासक हुए, उनका जो शासन माना जाता है वो है अवंती, मालवा और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अब इस बात को समझिए, अवंती अर्थात स्पेशली उज्जैनी की बात हो रही है। ठीक है, मालवा अर्थात उज्जैनी के जो पास वाले क्षेत्र में, वर्तमान झाबुआ, इंदौर, धार वाले क्षेत्र, उसे मालवा क्षेत्र कहा गया। और सौराष्ट्र अर्थात तत्कालीन गुजरात के जो प्रांतीय क्षेत्र थे उन्हें कहा जाता था सौराष्ट्र।
या बॉम्बे स्टेट और गुजरात दोनों साथ थे, एक ही राज्य था, उन्हें कहा जाता था सौराष्ट्र। तो इन क्षेत्रों पर शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया। उसका प्रमुख उद्देश्य था कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। तो इसी उद्देश्य से अपने एक प्रांतपति थे या गवर्नर थे पुरुगुप्त वैश्य, इनको आदेशित किया और इन्होंने पुरुगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कहाँ पे? गिरनार में। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, वहीं पे गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण पुरुगुप्त वैश्य को आदेश देकर करवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, और भी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सुदर्शन झील काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो हमें सुदर्शन झील का निर्माण या और भी अन्य जानकारी मिलती है, वो एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। ठीक है, एक राजा थे रुद्रदमन, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख को जारी किया था और इसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र का जो प्रांतपति था या गवर्नर था वो पुरुगुप्त वैश्य था। इसका उल्लेख किस में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ जो जगह है वो भी गुजरात में ही है। ठीक है, राजा रुद्रदमन से संबंधित। ठीक है, अब आते हैं इनके पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए वो हुए बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद जो बिंदुसार हुए, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी जो राजधानी थी वो उज्जैनी को बनाया। पहले पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र मगध का प्रमुख क्षेत्र था, लेकिन बिंदुसार ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इनका नामकरण की भी बड़ी रोचक कहानी है कि बिंदु अर्थात होता है स्पम्स। ठीक है, बायो की भाषा में समझ गए होंगे आप। बिंदु अर्थात होता है स्पम्स, और उन्हीं से जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं उन्हें कहा गया बिंदुसार। ठीक है, तो उज्जैनी को इन्होंने राजधानी बनाया सर्वप्रथम, और अपने पुत्र अशोक को, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक को 11 वर्ष तक या हम कहें 300 BC में अवंती क्षेत्र का प्रांतपति या गवर्नर नियुक्त किया था। किसने? बिंदुसार ने। ठीक है, अब बिंदुसार के जो पुत्र हुए वो हुए अशोक। इन्होंने कितने साल शासन किया था? इन्होंने किया था 24 साल। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार ने किया था 26 साल। ठीक है, 26 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं अशोक, 40 वर्ष इन्होंने शासन किया था। बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। अशोक का जो उल्लेख मिलता है एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है बौद्ध धर्म का, जिसे कहा गया महावंश। इसका नाम था महावंश। महावंश के अनुसार विदिशा अर्थात वेशनगर, मौर्य कालीन विदिशा का नाम था वेशनगर, और वैदिक कालीन आपको बताया था कि इसका नाम था दसार्ण। ठीक है, दसार्ण जो कि एक जनपद भी था। तो महावंश के अनुसार विदिशा अर्थात वेशनगर में शक वंश की एक व्यवसायी थी, उनकी पुत्री थी कुमार देवी, जिससे अशोक की भेंट हुई और इन्होंने विवाह किया था। अशोक ने विवाह किससे किया था? कुमार देवी से, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? महावंश, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध महाकाव्य है, और यह पाली भाषा में लिखा गया है, जिसके रचनाकार हैं भदंत महानामा। ठीक है, भदंत महानामा। महावंश का अर्थ ही है कि महान वंश, जिनमें अशोक के या हम कहें चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों का उल्लेख है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि रघुवंशम जो कालिदास द्वारा रचित है महाकाव्य, उसमें भी क्या मिलता है? रघु वंशावली, भगवान रघु की वंशावली। ठीक है, या उनका उल्लेख मिलता है महावंश। इसके बाद अशोक के यहाँ पे एक राज्यपाल था जिसका नाम था तुषास्प। तुषास्प ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुरुगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसमें नहर प्रणाली व्यवस्था जिन्होंने प्रारंभ की थी या जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था झील से, वो थे तुषास्प। ठीक है, और इन्होंने उसकी मरम्मत भी करवाई थी। हम देखते हैं बाद में जब रुद्रदमन के बारे में उल्लेख आएगा जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित, तो उसमें देखेंगे कि अतिवृष्टि के कारण झील कमज़ोर पड़ गई थी या टूट गई थी या डैमेज हुई थी, तो उसकी मरम्मत करवाई थी रुद्रदमन के शासनकाल में। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे बाद में।
अब आता है अशोक के जो साक्ष्य मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, उनके बारे में। ठीक है, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जारी किए थे, जिनमें आपने पढ़ा होगा कि 13वां अभिलेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और उसके बाद ही उनका मन परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। प्रमुख जो शिलालेख है वो है रूपनाथ लघु शिलालेख, जो जबलपुर में स्थित है। इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, कि रूपनाथ लघु शिलालेख जबलपुर में स्थित है, सारो मारो शिलालेख सीहोर में है, पानगुराड़िया शिलालेख सीहोर में है, दो हैं सीहोर में। संगवेद अभिलेख है ये, जो सांची में है। सांची का प्राचीन नाम था काकनाद वाट, जो कि गुप्त काल तक चला था। अभी हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सांची का मौर्यकालीन नाम था वो था काकनाद वाट। ठीक है, और अवंती का प्राचीन नाम था उज्जैनी। ठीक है, या हम कहें बौद्ध ग्रंथों में इसे अच्युतगामी कहा गया था, अवंती को। ठीक है, विदिशा का बेशनगर था। ठीक है, और सांची का काकनाद वाट। ये अभी पिछली बार की जो MPPSC की परीक्षा हुई थी उसमें आया था कि सांची का प्राचीन नाम या मौर्यकालीन नाम क्या था, काकनाद वाट। ठीक है, उसके अलावा गुर्जरा शिलालेख जो दतिया में स्थित है, और इसी में अशोक का नाम प्रियदर्शनी और देवनाम प्रिय उल्लेखित है, या अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी कहा गया है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस अभिलेख या किस शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शनी या देवनाम प्रिय कहा गया है। वो कौन सा है? गुर्जरा शिलालेख दतिया में स्थित है, मतलब जबलपुर में। ठीक है, रूपनाथ शिलालेख, उसके बाद सीहोर में सारो मारो शिलालेख और पानगुराड़िया। ठीक है, उसके बाद आता है सांची में संगवेद अभिलेख, और दतिया में जो आता है वो गुर्जरा शिलालेख। ठीक है, याद रखना दतिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दतिया के बारे में नामकरण की कहानी भी बताई थी कि दंतवक्र के नाम पर दतिया का नाम दतिया रखा गया है। ठीक है, तो इनका जो अशोक का राज्यपाल था तुषास्प, उसी ने सुदर्शन झील में नहरों का निर्माण करवाया था, तुषास्प ने। उसके बाद अशोक के बाद अनेक और शासक हुए मौर्य काल में। मौर्य वंश के अनेक शासक हुए, लेकिन उनका कोई इतना उल्लेख नहीं है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, तो जो अंतिम शासक हुए वो हुए बृहद्रथ। बृहद्रथ अर्थात 187 BC से 185 BC तक। ठीक है, देखो हर चीज़ का एक समय होता है और समय के बाद उस चीज़ की महत्वता कम होती जाती है। तो मौर्य काल में भी जो बाद में जो शासक आए इतने योग्य नहीं रहे, इस कारण से इनका हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश का पतन हो गया, जिसमें अंतिम शासक थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ का जो गवर्नर था, या हम कहें इनका राज्यपाल था, वो था पुष्यमित्र शुंग। और इन्हीं ने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का वध कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, मौर्य काल के जो कुछ स्मारक हैं, या हम कहें कि मौर्य काल में कुछ स्तूपों का निर्माण किया गया, स्मारकों का निर्माण किया गया, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मौर्यकालीन स्मारकों को अंतिम क्लास के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, यह मौर्य वंश की हमारी अंतिम क्लास होगी। उसके बाद आएगा मौर्योत्तर काल, जिसमें शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्तूप पाए गए हैं मौर्य काल से संबंधित, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मौर्यकालीन स्तूपों की बात करें तो सबसे पहला है, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी आपने भी सुना होगा, मध्य प्रदेश की पुरातत्व के धरोहरों में सांची का नाम आता है। ठीक है, सांची के स्तूप जो कि रायसेन जिले में आते हैं। ठीक है, इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने निर्माण करवाया था सांची के स्तूपों का। ठीक है, 1818 में एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, या हम कहें इतिहासकार थे, जनरल टेलर, उन्होंने ही सांची के स्तूपों की खोज की। उसके अलावा सांची में और भी छोटे छोटे स्तूप हैं, जिसमें सतदारा स्तूप और सोनारी स्तूप प्रमुख हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रायसेन है, रायसेन में ही एक और स्तूप पाया गया मौर्य काल का, वो है भोजपुर स्तूप। और भोजपुर मंदिर भी आपने सुना होगा, अब्दुल्लागंज में स्थित है भोजपुर मंदिर, जो परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था। जब हम आगे पढ़ेंगे चंदेल वंश और परमार वंश, तो उसके बारे में, राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह इन्हीं के नाम पर हमारे जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उनका नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, राजा भोज के नाम पर रखा गया है।
भोजपुर स्तूप है रायसेन में, और इसके अलावा सांची का स्तूप, ठीक है, रायसेन में। पान गुड़ारिया जो हमने अभी पढ़ा था शिलालेख के बारे में, अशोक से संबंधित जो शिलालेख थे सारोमारो तथा पान गुराड़िया दोनों सीहोर में स्थित थे। तो पान गुराड़िया जो स्तूप पाया गया वो सीहोर में, इसमें प्रदक्षिणा युक्त स्तूप है। दक्षिणा पथ का अर्थ है जिनकी परिक्रमा करने का जो पथ उपलब्ध हो उसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप, ठीक है। परिक्रमा देने के लिए जो होता है, जो स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा देने के लिए बनाया गया पथ होता है उसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो इससे युक्त जो स्तूप है वो कौन सा है, पान गुड़ारिया, सीहोर में स्थित है। उसके अलावा देवर कुठार जो त्योंथर तहसील के अंतर्गत आता है, रीवा में देवर कुठार के स्तूप, ठीक है। उसके अलावा कशरावत जो कि खरगोन में स्थित है, और यहाँ पर जो मौर्यकालीन स्तूप हैं एक टीले के रूप में पाए गए हैं जिन्हें इतवर्डी कहा गया, या हम कहें कि जो मौर्यकालीन स्तूप इकट्ठे टीले के रूप में बचे हुए अवशेष हैं उसे टीले को इतवर्डी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कशरावत खरगोन में। उसके अलावा तोमेन का स्तूप, तोमेन जो अशोकनगर में पाए गए हैं, और यहाँ पे 3 बौद्ध स्तूप पाए गए हैं, ठीक है। जो अशोक थे या हम कहें मौर्य काल था, इसमें बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर था, और हम देखेंगे कि कैसे पुष्यमित्र शुंग के आने से बौद्ध धर्म का उतना प्रभाव नहीं रहा जितना मौर्य काल के समय था, ठीक है। आगे देखते हैं, इनका एक और स्तूप है वो है अंधेर स्तूप, विदिशा में स्थित है, और है बौद्ध महास्तूप जो कि अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए बनवाया था। कहाँ पर, उज्जैन में। और जो इस स्तूप के अवशेष हैं वो उज्जैन में आज भी बेस टेकरी के नाम से रखे हुए हैं, या हम कहें कि जो टीले के रूप में स्तूप इकट्ठे हैं उस टीले को कहा जाता है बेस टेकरी कानीपुरा में, ठीक है। तो ये है हमारे मौर्य काल, और हमने मौर्यकालीन स्मारकों के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, या हम कहें ये थे ब्राह्मण वंश के। तो जो मौर्योत्तर काल हुआ ये तो हो गया मौर्य काल, इसके बाद आएगा मौर्योत्तर काल, जिनमें हम देखेंगे कि राजा हुए जिनका प्रभाव अधिक नहीं रहा, क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। इसलिए हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मण वंशीय पुष्यमित्र शुंग के बारे में मौर्योत्तर काल में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।